वेलकम टू ASUPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। ये लूसेंट जनरल साइंस का सेशन नंबर 18 है और इस सेशन को खत्म होने के बाद हम लूसेंट जनरल साइंस के अप्रॉक्सीमेटली 500 पेजेस जो है कंप्लीट कर चुके होंगे। तो अभी 50-60 पेजेस बचे हैं, बस 500 पेजेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। और जो आज हमारा टॉपिक है वो है एनिमल टिश्यू। और ये आपका जितने भी UPPSC, BPSC, RO, ARO, BEO, लोअर PCS, स्टेट, ऑल स्टेट PCS, जितने भी सारे स्टेट PCS हैं सबके लिए यूजफुल होगा। सारे वनडे एग्जाम के लिए यूजफुल होगा, SSC के लिए, जो भी है सबके लिए यूजफुल होगा। ये बैच है, ये 6 फेब से बैच स्टार्ट हुआ है। ASUPPSC का प्रीलिम्स का कोर्स है 2023 का। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी बैच डिटेल है, ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम में है। और जो प्रीलिम्स 2022 हुआ था उससे डायरेक्ट 93 क्वेश्चन जो है प्रिडिक्ट हुए थे। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF होगी, वहां से आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है एनिमल टिश्यू। तो स्टडी ऑफ टिश्यू क्या होता है? स्टडी ऑफ टिश्यू को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। तो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है कि स्टडी ऑफ टिश्यू क्या होता है। तो ये मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, बहुत सारी स्टडीज दी जाती हैं, आपको दे सकते हैं और आपको पूछ लिया जा सकता है। तो स्टडी ऑफ टिश्यू जो है हिस्टोलॉजी होता है। और ये जो ब्रांच है, इस स्टडी की जो ब्रांच है वो स्टैब्लिश करी थी एक इटालियन साइंटिस्ट थे। इटालियन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मार्सेलो मेलफिगी। मार्सेलो मेलफिगी उनका नाम था। एक इटालियन साइंटिस्ट थे मार्सेलो, मैं दोबारा लिख देती हूं, मार्सेलो मालफिगी जो भी बोलना चाहे, वो उनका नाम था। तो हमारे टिश्यूज जो है अलग अलग तरीके के होते हैं। पहला हो गया हमारा एपिथेलियम टिश्यू। तो एपिथेलियम टिश्यू जो है एक कॉन्टिन्यूअस लेयर जो है वो फॉर्म करता है ओवर द फ्री सरफेस एरिया ऑफ मेनी अदर टिश्यू। तो एपिथेलियम टिश्यू जो है, जो अदर टिश्यूज होते हैं उनके ऊपर एक कॉन्टिन्यूअस लेयर जो है वो फॉर्म करता है। तो ये जो है आपका कवर करता है एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द एनिमल बॉडी। किसी भी एनिमल बॉडी का एक्सटर्नल सरफेस को जो है एपिथेलियम टिश्यू कवर करता है। और इंटरनल सरफेस ऑफ द ऑर्गन, बॉडी कैविटीज एंड द ब्लड वेसल। तो एनिमल बॉडी का एक्सटर्नल सरफेस और इंटरनल सरफेस जो है ऑर्गन का, बॉडी कैविटीज का और ब्लड वेसल का जो है एपिथेलियम टिश्यू जो है कवर करता है। इस स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। ये हम देख लिया। तो एपिथेलियम टिश्यूज का काम कहाँ आता है? तो ये काम करता है, ये प्रोटेक्ट करता है आपका जितने भी अंडरलाइंग और ओवरलाइंग टिश्यू हो गए और जितने भी मटेरियल एक्सचेंज होते हैं अक्रॉस द एपिथेलियम टिश्यू, तो वहां इसको प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट क्या करता है? अंडरलाइंग और ओवरलाइंग टिश्यू होते हैं या जितने भी मटेरियल एक्सचेंज हो रहे होते हैं एपिथेलियम टिश्यू से, उन सबको जो है ये प्रोटेक्ट करता है। तो एपिथेलियम टिश्यू में जो है ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होते। तो आपको स्टेटमेंट फॉर्म में अगर दे दिया जाए, 2-3 स्टेटमेंट दे दी जाए एपिथेलियम टिश्यू की, तो ये ध्यान रखना ब्लड वेसल जो है एब्सेंट रहते हैं एपिथेलियम टिश्यू में, वो प्रेजेंट नहीं रहते। तो जो आपका जो है मटेरियल, जितना भी आपका मटेरियल जो एक्सचेंज होता है बिटवीन द एपिथेलियल सेल एंड वेसल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू बाय द डिफ्यूजन। तो आपका जो मटेरियल एक्सचेंज होता है, एपिथेलियल जो आपका सेल होगा, एपिथेलियल सेल किसी भी आपके ऑर्गन का जो सेल होगा एपिथेलियल सेल, और जो वेसल होगा जो आपका कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट होगा, उसके बीच में जो मटेरियल जो आपका एक्सचेंज होता है वो होता है डिफ्यूजन से। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आ सकता है, वैसे बहुत टेक्निकल क्वेश्चन हो गया लेकिन फिर भी ध्यान रखिए। तो ये जो मटेरियल जितना एक्सचेंज होता है आपकी बॉडी में, ये आपका डिफ्यूजन से होता है। नेक्स्ट चीज आई ग्लैंड्स। तो नेक्स्ट है ग्लैंड्स। तो इसमें अलग अलग तरीके के ग्लैंड्स होते हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स और मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स। तो बहुत सारे जो आपके कॉलमनर जो एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं वो कंपोनेंट होते हैं केमिकल सब्सटेंस का। और ये जो टिश्यूज होते हैं वो जनरली अकर होते हैं इन वेरियस ग्लैंड्स ऑफ द एनिमल। तो ये वेरियस ग्लैंड्स ऑफ द एनिमल में जो है आपके प्रेजेंट रहते हैं। तो हमारे कितने तरह के ग्लैंड्स होते हैं? देयर आर 2 टाइप ऑफ द ग्लैंड्स। पहला होता है यूनिसेलुलर ग्लैंड्स और दूसरा होता है मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स।
तो यूनिसेलुलर ग्लैंड जो है ये दीज टाइप ऑफ ग्लैंड्स आर फाउंड इन द इंटेस्टाइन, आपके इंटेस्टाइन में मिलते हैं, म्यूकोसिक मेम्ब्रेन में मिलते हैं एंड सिक्रीट म्यूकस में मिलते हैं, सिक्रीट म्यूकस में मिलते हैं। तो यहां आपके जो है आपके जो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स मिलते हैं। नेक्स्ट होता है मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। तो ये जो आपका मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स होते हैं, ये ग्लैंड होते हैं, दीज आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन ग्लैंडल सेल एंड आर लोकेटेड एट द डेप्थ। तो एक से ज्यादा ग्लैंडल सेल से ये बने होते हैं और ये डेप्थ पे लोकेट करते हैं। तो जब सिक्रेशन अकर होता है, दे कम्स आउट थ्रू द वेन। जब सिक्रेशन अकर होता है, ये वेन से जब कम आउट होते हैं तो इनको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। जब वेन से कम आउट होते हैं इनको एक्सोक्राइन बोलते हैं। जब सिक्रेशन अकर होता है एंड कंप्लीट लैक ऑफ ट्यूबल्स, ये ट्यूबल्स है, TUBLs, जब इसमें ये लैक ऑफ ट्यूबल्स होता है तो इनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तब वेन से निकलेगा इसको एक्सोक्राइन बोलेंगे, और जब ये लैक ऑफ ट्यूबल्स होगा इसको एंडोक्राइन बोलेंगे। तो फर्दर जो है मल्टी सेलुलर ग्लैंड जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्यूबुलर ग्लैंड होता है, एक एलोव्रियलर ग्लैंड होता है। अब देखो आप बोलोगे कि इसमें ना समझाने का कुछ है नहीं, ये फैक्ट्स हैं, ये एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो रट्टा मारो, जो PDF में दे रखा है, जो इस वीडियो में दे रखा है उसको पढ़ो और इसको बस यही आप बार बार वीडियो को देखते रहो, यही चीजें रट्टा मारो, एग्जाम में यही चीजें आएंगी। क्या समझोगे? हाँ, कौन सा MBBS की पढ़ाई करनी है हमें और कौन सा हम बहुत ज्यादा कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई PhD कर रहे हैं। तो आप जो है ये सारी चीजें, यही सारी चीजों को पढ़ो और एग्जाम में इसी टाइप की चीजें आती हैं। पूछ लिया एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है, तो विच इज केम आउट थ्रू द वेन्स। तो ये ऐसी ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं। सिक्रेशन अकर विच इज लैक ऑफ ट्यूबल्स, उसको कौन सा ग्लैंड बोलते हैं? ये TUBLES है, तो ये L की जगह ये B है, तो इसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो ट्यूबुलर जो ग्लैंड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? स्वेट ग्लैंड होता है, ऑयली ग्लैंड ऑफ द स्किन होते हैं, ये आपके ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं। एलोव्रियलर ग्लैंड जो है ये एक तरह का, ये रिजेंबल करता है लाइक ए बैग एंड आउटलेट थ्रू द होल्स, तो आउटलेट थ्रू द होल्स। तो ये इसका जो एग्जांपल हो गया वो हो गया आपका स्लेवरी ग्लैंड। तो आपका जो स्लेवरी जहां से स्लाइवा निकलता है, स्लेवरी ग्लैंड, तो वो आपका एलोव्रियल ग्लैंड होते हैं। तो ये सब आपके मल्टीसेलुलर ग्लैंड होते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है कि ये जो है आपका प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू डिफरेंट टिश्यू। तो अलग अलग टिश्यू को जो है, अलग अलग टिश्यूज हैं, उनको एक मैकेनिकल सपोर्ट, एक स्ट्रक्चरल फॉर्म भी चाहिए होता है, तो वो आपका कनेक्टिव टिश्यू जो है वो काम करता है। तो ये जो है ये हेल्प किसमें करता है? इट प्ले रोल इन बॉडी को डिफेंस करने में, टिश्यू रिपेयर में, फैट स्टोरेज में, ट्रांसमिशन ऑफ द ब्लड वेसल, इन सब चीजों में जो है आपका कनेक्टिव टिश्यू हेल्प करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होते हैं, कंसिस्ट ऑफ इनसॉल्युबल प्रोटीन फाइबर। तो बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन होते हैं जो कंसिस्ट ऑफ द इनसॉल्युबल प्रोटीन फाइबर। ओके, तो इन बोन्स कनेक्टिव टिश्यू, जो बोन में जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो डेंस होता है, मिनरलाइज्ड होता है और रिजिड होता है। तो बोन्स में जो कनेक्टिव टिश्यू हो गए वो आपके डेंस हो गए, मिनरलाइज हो गए और रिजिड होते हैं, तो बोन्स में। तो आपके जो कनेक्टिव टिश्यू है वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, इनको हम देख लेते हैं। पहला होता है आपका एरियोलर टिश्यू। तो एरियोलर टिश्यू जो है ये आपका एग्जिस्ट होता है ऑन द होलो इनर पार्ट ऑफ द स्किन, और मतलब स्किन का इनर पार्ट में, आर्टरीज में, वेन्स में, और ये जितना भी आपके जो ओरिजिनल शेप है उसको मेंटेन करने में आपकी हेल्प करता है। तो इनर पार्ट ऑफ द स्किन में होता है, आर्टरीज में होता है, वेन में होता है, और ओरिजिनल शेप जो है मेंटेन करने में हेल्प करता है। दूसरा आपका टिश्यू होता है एडिपोस टिश्यू। तो एडिपोस टिश्यू का काम क्या होता है? ये आपका सिंथेसाइज करता है फैट को, जितना भी आपका फैट होगा उसको सिंथेसाइज करेगा, और ये स्टोर होता है विद द स्ट्रॉन्ग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो स्ट्रॉन्ग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के साथ जो है ये स्टोर होता है एडिपोस टिश्यू। इसका काम क्या होता है कि जितना भी आपका हार्मफुल इंपैक्ट पड़ रहा होता है इनसाइड द बॉडी उसको प्रिवेंट
प्रिवेंट द शॉक अकरिंग नियर द किडनी एंड द आई बॉल। तो जैसे आपकी जो जितने भी आपके शॉक लगते हैं किडनी और आई बॉल के, तो उनको ये प्रिवेंट करता है। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है कि ये जो है प्रिवेंट करता है हार्मफुल इंपैक्ट इनसाइड द बॉडी इस बाय मेकिंग अ थर्मली इंसुलेटेड लेयर बिलो द स्किन। तो ये जैसे आपकी स्किन है उसके नीचे एक थर्मली इंसुलेटेड जो है आपकी लेयर बना देता है, जहां से ये प्रिवेंट करता है शॉक नियर द किडनी एंड द आई बॉल। तो थर्मली इंसुलेटेड जो है आपकी एक लेयर बना देता है। नेक्स्ट आपका कनेक्टिव टिश्यू है व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। तो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू जो है उसमें ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेस होता है इन द कनेक्टिव टिश्यू, और व्हाइट फाइब्रस टिश्यू जो है आपको प्रोवाइड करते हैं लोकोमोशन बिटवीन द जॉइंट्स ऑफ द स्केलेटन ऑफ द स्कल। तो जितने भी आपके लोकोमोशन हो गए बिटवीन द जॉइंट्स ऑफ द स्केलेटन ऑफ द स्कल, वो आपका व्हाइट फाइब्रस टिश्यू प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हो गई टेंडन। टेंडन जो है बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली डेंस, पावरफुल और फाइब्रस टिश्यू होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये जो फाइबर हैं वो नेचुरली स्लैग्ड होते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली इलास्टिक है, बहुत ही ज्यादा इलास्टिक है टेंडन टिश्यू के जो है फाइबर। तो इसका टेंडन का काम क्या होता है? इट कनेक्ट द मसल्स टू द बोन। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि टेंडन का क्या काम है। टेंडन का काम है कि मसल्स को जो है बोन से कनेक्ट करना। नेक्स्ट होता है लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स सबने ही नाम सुना होगा कि लिगामेंट्स कि लिगामेंट्स ब्रेक हो गए। अब बहुत बार हम जनरली हम अपनी लैंग्वेज में यूज कर लेते हैं लिगामेंट्स। तो लिगामेंट जो है एक डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली सॉफ्ट होता है, और इसका काम क्या होता है? एक बोन से दूसरी बोन को जोड़ना। तो देखो टेंडन और लिगामेंट्स में कंफ्यूज मत होता है ना। टेंडन का काम है मसल से बोन को जोड़ना, तो मसल्स के बोन को जोड़ना, तो ये MBT ऐसे मसल्स टू बोन टेंडन, और ये BBL बोन टू बोन लिगामेंट्स। तो ऐसे याद कर लेना MBT BBL। तो बोन टू बोन जो करेगा वो लिगामेंट्स करेगा, टेंडन करेगा मसल्स टू बोन। अच्छा, नेक्स्ट हो गया आपका बोन। तो बोन सबको पता है क्या होता है। एक बोन एक सॉलिड, हार्ड, एक पावरफुल कनेक्टिव टिश्यू है। तो बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। बोन इज मैट्रिक्स ऑफ एपेटाइट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो एपेटाइट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस है विच प्रोवाइड स्ट्रॉन्गर रिजिडिटी। तो ये एक स्ट्रॉन्गर रिजिडिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है कि बोन क्या है। तो इट इज द मैट्रिक्स ऑफ द एपेटाइट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो ये दोनों चीजें याद रखना, कैल्शियम और फॉस्फोरस का एपेटाइट सॉल्ट है। नेक्स्ट होगी कार्टिलेज। तो कार्टिलेज जो है एक सॉलिड, सेमी हार्ड और इलास्टिक जो है कनेक्टिव टिश्यू है। तो जो आपका नोज होता है, पीक ऑफ द नोज होता है ऑफ द मैन, एक्सटीरियर पार्ट हो गया आपका ह्यूमन ईयर का, तो ये सारी चीजें जो है कार्टिलेज से बनी होती हैं। जो आपकी एंटायर बॉडी है, मतलब स्केलेटन ऑफ द फिश शार्क जो है, जो शार्क जो फिश है उसकी एंटायर बॉडी का जो स्केलेटन है वो भी कार्टिलेज से बना होता है। तो ये सॉफ्ट सी, जैसे नोज पे सॉफ्ट हो गया, ईयर के पास जो है सॉफ्ट सी जो बोन होती है, सेमी हार्ड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, तो ये जो है कार्टिलेज होता है। तो नोज ऑफ द मैन और एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, ब्लड। तो ब्लड जो है बेसिकली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ब्लड किस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड किस टाइप का टिश्यू है, तो ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है। तो आपका एपिथेलियल टिश्यू नहीं है और कोई टिश्यू नहीं है, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड जो है इन द फॉर्म ऑफ द फ्लूइड एंड इट लैक्स फाइबर। तो फ्लूइड के फॉर्म में होता है और ये फाइबर लैक करता है। तो जो नॉर्मली ब्लड होता है वो रेड होता है, डेंस होता है, सॉल्टी इन टेस्ट होता है। अगर एग्जाम में आ जाए ब्लड किस तरह का होता है,
तो सॉल्टी इन टेस्ट होता होगा। सबने टेस्ट ही किया होगा जब हाथ में थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, तो वी यूज टू मतलब हम मतलब जैसे हाथ वाथ में चोट लग गई तो वी यूज टू दैट थंब एंड ऑल, तो वो पता ही चल जाता है कि इट्स अ सॉल्टी इन द टेस्ट। तो ब्लड जो है ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द एम्ब्रियो ऑफ द मेसोडर्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लड कहां से ओरिजिनेट होता है। इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द एम्ब्रियो ऑफ द मेसोडर्म। तो जो क्वांटिटी ऑफ ब्लड होता है इन बॉडी इज नियरली 7 to 10% ऑफ द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी। तो क्वांटिटी ऑफ द ब्लड कितना होता है? 7 to 10%। 7 to 10%, ये इंपॉर्टेंट है। एंटायर वेट ऑफ द बॉडी 7 to 10% एंटायर वेट ऑफ द बॉडी जो आपका ब्लड होता है। तो ये जो आपका ब्लड जो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द एम्ब्रियो ऑफ द मेसोडर्म, ये एक तरह की जर्म लेयर है फ्रॉम वेयर द मसल्स आर डेवलप। तो यहां से जो है मसल्स आपकी डेवलप्ड होती हैं। तो आपने ये फैक्ट अभी लिख लिया होगा, अगर आप कहीं भी अगर नोट कर रहे हैं तो ये लिख लीजिए कि ब्लड जो है जनरली ब्लड इज नियरली 7 to 10% ऑफ एंटायर वेट ऑफ द बॉडी। मतलब आपकी जो बॉडी का जो एंटायर वेट है उससे 7 to 10% जो आपकी बॉडी में है उसमें आपका ब्लड रहता है। तो ब्लड के जो है दो कंपोनेंट होते हैं। पहला हो गया प्लाज्मा। तो प्लाज्मा एक नॉन लिविंग फ्लूइड ऑफ द ब्लड है। ये आपकी बॉडी में 55% से 60% ऑफ द ब्लड में पाया जाता है। तो आप में जैसे पूरा ब्लड है, पूरा ब्लड का जो 55 से 60% पार्ट है वो आपका प्लाज्मा होता है। तो पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी का जो 7 to 10% पार्ट आपका ब्लड हो गया, और इस 7 to 10% पार्ट में 55 से 60% पार्ट जो है आपका ब्लड होता है, और सॉरी प्लाज्मा होता है। मतलब 55 to 60% पार्ट ऑफ द ब्लड इज प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अंदर जो है बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना होता है। तो एग्जाम में अगर आ सकता है कि प्लाज्मा के अंदर सिर्फ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, नहीं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों तरह के सब्सटेंस जो है प्लाज्मा के अंदर होते हैं। तो मेन कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा क्या होता है? वाटर जो 92% मिलता है। फिर आपके सॉलिड्स हो गए जैसे प्रोटीन, वो 7% मिलता है। सॉल्ट जो है 0.9% मिलता है। ग्लूकोज जो है 0.1% मिलता है। तो ये जो है बेसिक कंपोनेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर। वाटर 92%, प्रोटीन 7%, सॉल्ट 0.9% एंड ग्लूकोज 0.1%। तो ये जो कंपोनेंट है ये ऑलमोस्ट मतलब अगर आप एग्जाम में आएगा तो ये इतनी ही रहती है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन जो है थोड़ी थोड़ी कभी कभी वेरी करती रहती है। तो अब हम इनको अलग अलग देख लेते हैं आपके सॉलिड कंपोनेंट को। तो प्रोटीन क्या है? द प्रोटीन इज फाइब्रोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन आर फाउंड इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। तो ये सारे जो आपके प्रोटीन है, तो एग्जाम में आ सकता है इनमें से कौन से प्रोटीन है। कभी आपने अपना ब्लड रिपोर्ट आप कभी चेक करिए तो उसमें एल्बुमिन और ये ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन ये सब आता है, तो आपने अगर देखा होगा तो दीज आर द पार्ट ऑफ द प्लाज्मा। तो ये सब प्रोटीन है। तो प्रोटीन जो है आपका, तो आपके जब आपका जैसे जॉइंडिस होता है या फिर आप अपने लिवर का जो टेस्ट होता है या फिर वो देखते हैं तो उसमें जो है एल्बुमिन देखते हैं कि एल्बुमिन क्या है। तो जो प्रोटीन है आपका सिंथेसिस होता है लिवर के अंदर। तो प्रोटीन जो है लिवर के अंदर सिंथेसिस होता है। तो आपका जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो मेन सोर्स ऑफ द प्रोटीन है। तो प्लाज्मा प्रोटीन मेन सोर्स ऑफ द प्रोटीन है। तो जो आपका प्रोटीन है फाइब्रोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, वो काम आता है ब्लड क्लॉटिंग में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना कि फाइब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो है ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन जो है वो एक्युमुलेट वाटर इन द ब्लड प्लाज्मा। तो ये वाटर एक्युमुलेट करता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर। तो इन दोनों फंक्शन को जो है याद रखना प्रोटीन्स के। ये प्रोटीन के जो दोनों फंक्शन है वो याद रखना। फाइब्रोजन जो है आपका ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन जो है वो आपका एक्युमुलेट करता है वाटर इन द ब्लड प्लाज्मा। तो ये वाटर कैसे करता है? ड्यू टू देयर ऑस्मोटिक प्रेशर।
ऑस्मोटिक प्रेशर से जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ये आपका वाटर एक्युमुलेट करता है इन द ब्लड प्लाज्मा, ऑस्मोटिक प्रेशर से, ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो अगर आपके जो है, अगर प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाए, तो प्रोटीन की अगर डिफिशियंसी हो जाए प्लाज्मा के अंदर, तो जो आपका एक्सेस वाटर है कम्स इन द टिश्यू, जो आप जैसे आपके अगर प्रोटीन की कमी हो जाए प्लाज्मा के अंदर, जो आपका एक्सेस वाटर है वो टिश्यू के अंदर आ जाएगा, तो आपके जो हैंड और लेग्स हैं वो स्वेल करना शुरू हो जाते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि हैंड और लेग स्वेल कर जाते हैं कुछ लोगों, तो वो वन ऑफ द रीजन ये हो सकता है कि आपका जो है प्रोटीन की डिफिशियंसी हो रही है प्लाज्मा के अंदर, जिससे एक्सेस वाटर जो है वो बाहर आ जा रहा है, तो हैंड जो है आपके वो स्वेल करना शुरू हो जाते हैं। तो जो आपका प्रोटीन है एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, वो ट्रांसपोर्ट करता है सम मोर सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट करता है वो हम यहां देख लेते हैं कौन सा सब्सटेंस करता है, थियोरेक्सिन एंड आयरनाइन। तो थियोरेक्सिन एंड आयरनाइन जो ये सब्सटेंस है वो ट्रांसपोर्ट करता है। जो आपका प्रोटीन होता है इम्यूनोग्लोबिन, या जिसको ग्लोबिन बोलते हैं, ये आपका एक्ट करता है लाइक डिफेंस एंड कंप्लीटली डिफ्यूज द अटैक ऑफ द माइक्रोब्स। तो जितने भी आपके माइक्रोब्स होते हैं उनके अटैक को जो है ये डिफ्यूज कर देता है। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है सॉल्ट। तो सॉल्ट जैसे आपके क्लोराइड ऑफ सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, ये सारे वेरियस एलिमेंट जो है आपके डिसॉल्व होते हैं इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। तो मेन सॉल्ट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा कौन से हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द मेन सॉल्ट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा इज सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट आर द मेन सोर्स ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। अब देखो जो आपका फूड स्टफ होते हैं, तो जो आपके मेन फूड स्टफ हैं वो कौन कौन से हैं, वो आप यहां देख लो। मेन फूड स्टफ कौन कौन से हैं आपके? ग्लाइकोल, अमीनो एसिड, विटामिन्स एंड ग्लूकोज। तो ये मेन फूड स्टफ हैं जो आपके ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। फिर हार्मोन्स पाए जाते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ हार्मोन विच सिक्रेट थ्रू एंडोक्राइन ग्लैंड, ये भी आपका ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। तो सॉल्ट पाया जाता है, फूड स्टफ पाए जाते हैं, ग्लाइकोल हो गया, अमीनो एसिड हो गया, विटामिन हो गया, ग्लूकोज हो गया, सारे हार्मोन्स पाए जाते हैं। हार्मोन कौन से? एंडोक्राइन आर फाउंड इन द ब्लड प्लाज्मा। एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम जैसे हो गया लाइपेज हो गया, ग्लूकलेज हो गया, डाइस्टेज हो गया, प्रोटीसाइसेज हो गया, ये सारे एंजाइम जो है ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस भी पाए जाते हैं। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जैसे आपके हो गए, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जैसे आपके हो गए यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, अमोनिया, अमीनो एसिड, ये जो है मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हैं जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। गैसेस पाई जाती हैं, गैसेस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर डिसॉल्व इन द ब्लड प्लाज्मा। एंटीबॉडीज विच प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन स्ट्रेंथ टू द बॉडी और ऑल्सो फाउंड इन द ब्लड प्लाज्मा। तो अब देखो ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या क्या पाया जाता है हम यहां देख लेते हैं। सबसे पहली चीज क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाया जाता है, बिल्कुल सही। दूसरी चीज क्या पाई जाती है? दूसरी चीज पाई जाती है सॉल्ट। तीसरी चीज क्या पाई जाती है? फूड स्टफ। फूड स्टफ में क्या क्या हो गया आपका? ग्लाइकोल हो गया, अमीनो एसिड हो गया, विटामिन हो गया, ग्लूकोज हो गया, फूड स्टफ में। फिर नेक्स्ट चीज क्या हो गया? नेक्स्ट चीज है हार्मोन। नेक्स्ट चीज है हार्मोन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो पाए जाते हैं हार्मोन। फिर है एंजाइम, लाइपेज, ग्लूकेज, डाइटेज, ये पाया जाता है। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हो गया यूरिया, यूरिक एसिड, ये पाया जाता है। गैसेज हो गई ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। अब मेन फंक्शन क्या होता है ब्लड प्लाज्मा का? तो मेन फंक्शन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा क्या है? ट्रांसपोर्ट करना हार्मोन्स एंड डाइजेस्टिव फूड स्टफ थ्रू द बॉडी। तो आपके जो हार्मोन हो गए, जैसे
आपके एंडोक्राइन जितने ग्लैंड हो गए उनको ट्रांसपोर्ट करना, और डाइजेस्टिव फूड स्टफ जितने हो गए आपके, ग्लाइकोरोल हो गया, अमीनो एसिड हो गया, विटामिन हो गया, ग्लूकोज हो गया, इनको ट्रांसपोर्ट करना। प्रोवाइड डिसीज इम्यून रेजिस्टिव पावर टू द बॉडी, तो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज भी होते हैं जो इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, तो ये डिसीज इम्यून रेजिस्टिव पावर जो है बॉडी को प्रोवाइड करता है। टू प्रोटेक्ट हार्मफुल और डैमेजिंग फैक्टर ऑफ द ब्लड, तो हार्मफुल और डैमेजिंग फैक्टर को भी प्रोटेक्ट करता है। टू डिस्ट्रीब्यूट थर्मल एनर्जी यूनिफॉर्मली टू द एंटायर बॉडी, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और टू ब्रिंग द बैलेंस इन द थर्मल एनर्जी ऑफ द स्किन ऑफ द बॉडी, इट हेल्प्स आउट फ्रॉम द लेयर ऑफ द स्किन, तो इन सारी चीजों में प्रोवाइड करता है। अब दूसरी चीज क्या होती है, पहली चीज क्या होती है ब्लड के अंदर, प्लाज्मा, दूसरी चीज होती है ब्लड कॉर्पुस्कुलस, तो कॉर्पुस्कुलस जो होते हैं वो होते हैं ब्लड कॉर्पुस्कुलस। तो this contain the 40 to 50% of the total blood, and in this part is called as हेमियोट्रोक्रिट, तो हेमियोट्रोक्रिट होता है, इसमें 40 to 50% ऑफ द टोटल ब्लड होता है। तो आपका प्लाज्मा कितना था, 55% से 60%, और आपका ब्लड कॉर्पुलस कितना होता है 40% से 50% पार्ट ऑफ द ब्लड, तो 40 to 50% पार्ट ऑफ द ब्लड। तो पहले आपका क्या होता है एरिथ्रोसाइट, जिसको हम आरबीसी भी बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पुलस, तो एरिथ्रोसाइट है। तो इसका दूसरा नाम भी आ जाता है पेपर में कि इसको दूसरा नाम क्या है आरबीसी का, तो यहाँ ध्यान रखना, इट इज एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड कॉर्पुलस। इसकी डायमीटर जो है वो 7 to 8 मिलीमीटर होती है और थिकनेस 22 मिलीमीटर होती है। तो आरबीसी ऑफ द एनिमल लाइक फिश, एम्फीबियन, जितने रेप्टाइल है, हैव द न्यूक्लियाई हैविंग द शेप लाइक इलिप्टिकल और एक्सोकॉन्वस, लेकिन जो मैमल का जो आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो उनकी शेप जो है स्फेरिकल होती है और एक्सोकॉन्केव होती है। तो मैमल का जो मैमल का आरबीसी होता है वो लैक करता है न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, और उसकी शेप जो है कैसी होती है स्फेरिकल, मैमल की स्फेरिकल होती है और एक्सोकॉन्केव होती है। जितने भी आपके अपग्रेडेड मैमल हो गए, जैसे कैमल हो गया, उनमें जो है सिर्फ न्यूक्लियस प्रिवेंट होता है। तो अब डायमीटर 7 to 8 सेंटीमीटर है, थिकनेस 22 मिलीमीटर है। तो अमाउंट ऑफ आरबीसी इन मेल कितना होता है 5 मिलियन, फीमेल के अंदर 4.5 मिलियन होता है, फीमेल में कम होता है, मेल में ज्यादा होता है, 5 मिलियन 4.5 मिलियन। तो ये अडल्ट मेल और अडल्ट फीमेल की बात हो रही है इन द बॉडी। ओके, तो आरबीसी जो है मैच्योर मैमल में देयर इज अ कंप्लीट लैक ऑफ द न्यूक्लियस, अभी हमने बात कर ली थी, लैक ऑफ द न्यूक्लियस होता है, कुछ अपग्रेडेड में होता है लेकिन इट इज कंप्लीटली लैक ऑफ द न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होते, गोल्गी बॉडी भी नहीं होती है, राइबोसोम भी नहीं होता है, ये सारी चीजें नहीं होती। तो ये इन मोस्ट ऑफ द सेलुलर पार्ट जो है हीमोग्लोबिन जो है फिल्ड होता है। तो ड्यू टू द लैक ऑफ द ऑर्गेनल द कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन जो है बहुत एक्सट्रीमली लो होता है इन द मैच्योर आरबीसी, थस नियरली ऑल द ऑक्सीजन कंफाइंड इन द हीमोग्लोबिन इज सेफ एंड गोज टू द अनदर सेल। तो ये जो है इसका काम होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक तरह का फ्यूज्ड प्रोटीन होता है इन विच द प्रोटीन ग्लोबिन फाउंड आयरन आयन कौन सा Fe2+, पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स टीम फाउंड। तो पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स हीम आर फाउंड। तो हीमोग्लोबिन एक फ्यूज प्रोटीन है जिसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है ग्लोबिन और एक आयरन आयन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है, एक प्रोटीन ग्लोबिन प्लस एक आयरन आयन। तो ये जो आयरन आयन, ये हीम होता है जो आपका कॉम्प्लेक्स हीम है, ये टीम नहीं है हीम है। तो ये जो हीम होता है आपका Fe2+ हीम, इसकी वजह से जो है ब्लड का जो है कलर रेड होता है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, तो Fe2+ पोरफायरिन जो कॉम्प्लेक्स हीम है, इस हीम की वजह से ब्लड का कलर जो है रेड होता है। तो नॉर्मली जो है देयर एग्जिस्ट 15 ग्राम हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ ब्लड।
तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है 100 ml ऑफ द ब्लड में। तो 100 ml ब्लड में जो है 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पेपर में आता है ये क्वेश्चन। तो 15 ग्राम जो होता है 100 ml ऑफ द ब्लड में। तो हीमोग्लोबिन जो है इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ऑक्सी हीमोग्लोबिन व्हेन ऑक्सीजन इज पास, जब होती है थ्रू द लंग्स अंडर द पार्शियल प्रेशर। और ऑक्सो हीमोग्लोबिन जो है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करता है विच इज एडेड बाय द 4 आयरन आयन। तो हीमोग्लोबिन जब है आपके ट्रांसफॉर्म होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में व्हेन ऑक्सीजन इज पास्ड, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है 4 ऑक्सीजन जो है मॉलिक्यूल कैरी करता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है आपके कैरी करता है। आरबीसी का काम क्या होता है? आरबीसी कैरीज और ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू। तो लंग्स है आपके और यहाँ आपके टिश्यू हैं, तो यहां से जो ऑक्सीजन कैरी और ट्रांसपोर्ट करने का काम है वो आरबीसी करता है। आरबीसी ऑल्सो कैरीज CO2 फ्रॉम द टिश्यू टू लंग। तो आप देखो, यहां लंग है, यहां टिश्यू है, आरबीसी क्या करा, इसने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया यहां तक, यहां से, अब फिर उसके बाद यहां से ऑक्सीजन, फिर उसके बाद जो है ऑक्सीजन जो है फिर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, डीऑक्सीजनेट हो जाएगी, तो यहां से टिश्यू से लेके फिर लंग पे जाएगा, फिर उसके बाद इस तरह से करता है। तो ये जो है आरबीसी का काम होता है। तो आरबीसी जो है कैरी फॉरवर्ड द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है टिश्यू से लंग में कैरी फॉरवर्ड करता है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है CO2 का फ्रॉम द टिश्यू टू लंग वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है, नियरली 10 to 20% बाय द प्रोटीन ग्लोबिन ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो ये किससे होता है? 10 to 20% बाय द प्रोटीन ग्लोबिन। तो ये प्रोटीन ग्लोबिन जो है ये ट्रांसपोर्टेशन करता है 10 to 20%। जो यूट्रस में होता है आरबीसी मेनली फॉर्म इन लिवर एंड स्प्लीन। तो इस यूट्रस में जब होता है तो आरबीसी जो है लिवर और स्प्लीन में फॉर्म होता है। तो इसकी जो ओरिजिनेशन होती है वो होती है इन रेड बोन मैरो। तो जब एक यूट्रस फॉर्म में जब होता है, जब बेबी होता है यूट्रस में होता है, तो जब आरबीसी जो फॉर्म होता है वो लिवर और स्प्लीन के अंदर होता है, और इसकी जो ओरिजिनेशन फॉर्म होती है वो रेड बोन मैरो में होती है। तो जो मीन लाइफ है, एवरेज लाइफ स्पेन है आरबीसी का, वो कितना है? 110 से 120 दिन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 110 से 120 दिन है। तो जब हम सिंथेसिस करते हैं, इन सिंथेसिस ऑफ द हीमोग्लोबिन, आयरन एंड प्रोटीन जो है एज अ रॉ मटेरियल हमको मिलता है, वाइल विटामिन B12 और फॉलिक एसिड जो है आर यूज्ड एज अ स्टिमुलेटर इन मैच्योरिंग आरबीसी। तो ये आरबीसी में काम आते हैं। तो अगर इनमें से किसी भी कंपोनेंट की अगर डिफिशियंसी हो गई, तो ये जो है डायरेक्ट जो है एनीमिया करता है। तो आपने देखा होगा ना, जब एनीमिया होता है तो एनीमिया मुक्त भारत और सरकार की जो स्कीम होती है उसमें फॉलिक टेबलेट्स मिलती हैं, तो वो इसलिए मिलती हैं। तो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड स्टिमुलेटर होता है इन मैच्योरिंग द आरबीसी। तो इनमें से अगर किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। तो जो आपके जितने भी आपके पुराने और जितने आरबीसी होते हैं वो आपके डिस्ट्रॉय होते हैं लिवर में, स्प्लीन में एंड बोन मैरो में। लिवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो में ये डिस्ट्रॉय होते हैं। तभी जो आपका लिवर और स्प्लीन है उसको बोला जाता है ग्रेव ऑफ द आरबीसी। तो लिवर और स्प्लीन को जो बोला जाता है ग्रेव ऑफ द आरबीसी। तो जितना भी आपका पिगमेंटेड कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन का, टेक पार्ट इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और ये एक तरह का येलो कलर पिगमेंट बनाता है जिसको बोलते हैं बिलुरुबिन। येलो कलर कंपोनेंट बनाता है जिसको बोलते हैं बिलुरुबिन।
तो जितना भी आपके पार्ट इन द मेटाबॉलिक और एक येलो कलर का कंपोनेंट बनाता है ब्लू ब्रोमीन। नेक्स्ट हो गया, पहले हमने पढ़ा एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी, अब हम पढ़ेंगे ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स इज डब्ल्यूबीसी। तो ल्यूकोसाइट्स हो गया डब्ल्यूबीसी। हाँ जी, तो जो ल्यूकोसाइट जो डब्ल्यूबीसी है वो डज नॉट हैव हीमोग्लोबिन, कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आरबीसी में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, कुछ मैच्योर और कैमल में जो है वो न्यूक्लियस मिलता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में जो है वो न्यूक्लियस होता है और इट अपीयर कलरलेस। तो ये कलरलेस जो है मिलता है। इसके अंदर कोई भी हीमोग्लोबिन नहीं होता, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तभी ये जो है हीमोग्लोबिन नहीं होता, तभी ये कलरलेस जो है अपीयर होता है। तो जो नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी हैं वो बहुत ज्यादा नैरो हैं एंड और ह्यूमन बॉडी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 6000 से 9000 पर क्यूबिक एमएम जो है आपके डब्ल्यूबीसी मिलते हैं, लेकिन डिसीज के टाइम जो है वो ये इंक्रीज हो जाते हैं। तो कभी भी आपने अपनी कोई आपको बीमारी हुई होगी और आप अपना डब्ल्यूबीसी काउंट करवाते होंगे, तो आप हमेशा देखते होंगे क्योंकि बीमारी के टाइम जो है जो आपके डब्ल्यूबीसी हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि बीमारी के टाइम क्या है कि जो बॉडी की जो ये डब्ल्यूबीसी एक तरह से आपका मिलिट्री फोर्स बोलेंगे बॉडी की, तो ये बॉडी की मिलिट्री फोर्स बहुत एक्टिव हो जाती है और ये प्रोटेक्ट करती है बॉडी को इम्यूनाइज फ्रॉम द अटैक ऑफ द माइक्रोब। तो माइक्रोब को अटैक करने के लिए तो इसलिए जो है ये इन्हांस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये जितने भी आपके माइक्रोब्स हैं उनसे आपको बचाती है। तो जो आपका फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी वो कहाँ होता है? बोन मैरो के अंदर, लिम्फोनोड के अंदर, लेकिन कभी कभी ये कहाँ फॉर्म होता है, कभी कभी ये लिवर और स्प्लीन के अंदर भी फॉर्म होता है। तो इट फॉर्मेशन टेक प्लेस इन बोन मैरो एंड द लिम्फ नोड फॉर्मेशन, और कभी कभी ये लिवर और स्प्लीन के अंदर भी होता है। एवरेज लाइफ स्पेन जो डब्ल्यूबीसी का होता है वो 5 से 7 दिन होता है। तो जो शेप एंड साइज है वो डब्ल्यूबीसी का जो है अमीबिया के अंदर अमीबिया जैसा दिखता है, अमीबिया ऐसे करके शेप एंड साइज अमीबिया की तरह, और ये जो है ब्लड के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। डब्ल्यूबीसी जो है आपके ब्लड के अंदर डिस्ट्रॉय होता है। आरबीसी कहाँ डिस्ट्रॉय होता था? लिवर और स्प्लीन के अंदर, तभी इसको लिवर और स्प्लीन को क्या बोलते थे? ग्रेव ऑफ द आरबीसी, है ना, ग्रेव ऑफ द आरबीसी। अब आरबीसी जो है 2 टाइप के होते हैं। पहला, ठीक है मुझे लगता है थोड़ा मतलब बायो है ना, थोड़ी पढ़ते नहीं है अगर मतलब तो थोड़ी ओवर सी लगती है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो, यही चीज़ें पढ़नी है, यही इंपॉर्टेंट है और यही पेपर में आएंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा पढ़ लो, रट्टा लगा लो, रट्टा ही लगाना है यार, समझने जैसा कुछ है नहीं। जो मतलब बोले कि हाँ ये समझना है वो समझना है, तो ऐसा कुछ है नहीं। जो पढ़ाया जा रहा है थोड़ा दिमाग में रखो, थोड़ा ध्यान रखो, चीज़ों को थोड़ा कनेक्ट कर लो, इधर उधर चीज़ों को थोड़ा सा समझ लो और सब कुछ मिक्स मार्क्स करके चीज़ों को पढ़ लो, ऐसे ही तैयारी होगी। तो डब्ल्यूबीसी के टाइप क्या हैं? तो डब्ल्यूबीसी के टाइप हैं ग्रेनुलोक्टोज। अब देखो 1 लाइनर में 2 लाइनर में हम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसमें क्या ही समझने का होगा। तो हमें तो बेसिकली एग्जाम के लिए फोकस करना है। बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करते हैं कि बहुत कुछ छोड़ दिया, ये कर दिया। भाई वो पेपर में नहीं आता है ना, कि पढ़ा के क्या फ़ायदा? एमबीबीएस बनाना है क्या आपको? नहीं ना। अब वो बनाना हो तो फिर ये वाले लेक्चर्स ही मत देखो, है ना। डब्ल्यूबीसी टाइप ग्रेनुलोलाइटाइज, तो आपके चक्कर में मेरे को प्रोनाउंस करना है यार, भूल गई मैं। डब्ल्यूबीसी टाइप ग्रेनुलोलाइटाइज। तो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं।
तो ग्रोनोलैक्टाइज जो है आपका एक तरह से पॉलीफाइड न्यूक्लियस होते हैं और ये 3 टाइप का होता है। पहला हो गया आपका न्यूट्रोफिल्स हो गया, एसिनोफिल्स हो गया, बेसिफिल्स हो गया। न्यूट्रोफिल्स जो है इन द डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल्स जो है मोस्टली अबंडेंटली प्रोड्यूस होते हैं। दिस इज प्रोड्यूस 60 to 70% occur in the micro substance whose shapes are spherical। तो ये इनकी जो है शेप स्फेरिकल होती है। ये काम क्या करते हैं, दे डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया कॉल्ड माइक्रोफेज। तो ये जो बैक्टीरिया जो है माइक्रोफेज उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो नाइट्रोफिल जो है एक तरह का ड्रायर और ब्लीचर की तरह काम करते हैं। तो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, जितने भी एक्सटर्नल सब्सटेंस हुए उनको सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दूसरा होता है एसिनोफिल्स। तो एसिनोफिल्स जो है बहुत स्मॉल अमाउंट में होते हैं, 2 to 3% होता है सिर्फ एसिनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स कितना होता था, 60 to 70% न्यूट्रोफिल्स। एसिनोफिल्स 2 to 3% होता है। एंड तो एसिनोफिल्स का काम क्या होता है, इट इनहांस, ये इनहांस है, ये चांस द इम्यूनिटी नहीं है, चांस क्यों ले रहे हो भैया इम्यूनिटी से, क्या फायदा फिर डब्ल्यूबीसी का। इनहैंस है ये, इनहैंस द इम्यूनिटी एंड प्रमोट द एंटी एलर्जिक एक्टिविटीज। तो एंटी एलर्जिक जितनी आपकी एक्टिविटीज होती हैं उसको प्रमोट करता है ये एसिनोफिल्स। तो एसिनोफिल्स इसको प्रमोट करता है। मैंने एक वीडियो बनाया है कि हाउ टू फिनिश साइंस इन 15 आवर्स। तो इन वीडियोस को आपको प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज कर सकते हो आप उसमें देख सकते हो। तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मैम इसकी पीडीएफ कहाँ है, ये क्या है, तो मैंने उसमें बताया है कि किस तरह से आप बिना पीडीएफ के भी इन वीडियो को यूटिलाइज कर सकते हो। तो आप उसको देखो और वहाँ से आपको समझ में आएगा। कोई डाउट होगा तो फिर मुझसे पूछ लेना, उस 15 आवर्स वाली वीडियो के नीचे ही कमेंट कर देना कि मैम समझ में नहीं आया, तो आई विल टेल यू डेफिनेटली। Basically it enhance the immunity and it promote the anti-allergic activities। नेक्स्ट होता है बेसोफिल्स। तो बेसोफिल जो है रियरली फाउंड होते हैं इन डब्ल्यूबीसी एंड कैरी द सिक्रेटेड सब्सटेंस, जैसे आपका हेपेरिन हो गया, हिस्टामिनाइन हो गया, सेरोटाइन हो गया इन द मास्टर सेल। तो बहुत रेयरली प्रेजेंस होते हैं। तो पहला आपका जो है दूसरा टाइप का जो आपका डब्ल्यूबीसी होता है वो होता है एग्रेनुलोलाइट्स। तो एग्रेनुलोलाइट्स क्या होता है, ये एग्रेनुलोलाइट्स। तो इसके भी टाइप्स होते हैं। पहला होता है लिम्फोसाइट्स, सबने नाम ही सुना होगा लिम्फोसाइट्स का। तो बेसिकली ये टाइनी डब्ल्यूसी होते हैं जिनका न्यूक्लियाई लार्जर एंड स्फेरिकल होता है और इसका नंबर होता है 20 to 80% ऑफ द डब्ल्यूबीसी। तो बताइए ये सारी चीजें क्या है ना कि अपने आसपास जब आपको अवेयरनेस रहती है, जैसे आपकी ब्लड रिपोर्ट आई, घर में किसी की रिपोर्ट आई, कोई और रिपोर्ट आई, आपकी लिवर रिपोर्ट आई, आपकी एलएफटीज आई, आपकी जितनी भी सारी आपकी रिपोर्ट है, अगर उनमें ही ये सारी चीज़ें देखोगे ना कि एल्बुमिन क्या होता है, बिल्बुरिन क्या होता है, लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें वहीं आपको बेसोफिल्स, वहीं सारी चीज़ें आपको जो है दिख जाएंगी। वहीं से आधी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, थोड़ा थोड़ा आइडिया तो हो ही जाता है कि मतलब क्या है क्या नहीं। तो अवेयरनेस रखो को आसपास की चीज़ों में, सारी चीज़ें आसपास देखते रहे करो। तो ये सारी चीज़ें अब लोग पूछते हैं ना कि यार ये क्यों साइंस क्यों दे दी, ये क्यों दे दी। तो बहुत सारी चीज़ें जब आप जाओगे औहदे पे जाओगे, पीसीएस बनोगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बहुत सारी रिपोर्ट देखनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो अलग अलग फील्ड में आपको काम करना होता है, तो बहुत सारी चीज़ों का बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए। तो रोज़मर्रा के लिए भी अब आप रिपोर्ट ले आओ अपनी और सही से समझ में ना आए फिर लास्ट में पूछो, फिर उसके बाद माथा पच्ची करो, फिर डॉक्टर के पास दोबारा जाओ। तो थोड़ा बहुत पता हो तो थोड़ा बहुत संतुष्टि इंसान को हो ही जाती है कि अच्छा रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है, थोड़ा ठीक ठाक है हिसाब। अभी 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 बहुत टाइम है, अभी जाने का टाइम नहीं आया है। तो ठीक है, लिम्फोसाइट्स जो है बेसिकली टाइनी डब्ल्यूबीसी होते हैं, 20 to 28% ऑफ द डब्ल्यूबीसी। कभी कभी इनका नंबर जो है एब्रप्टली इंक्रीज हो जाता है। तो जब आपकी बॉडी में आपके कोई डिसीज़ हो जाए, कुछ हो जाए, तो इट नंबर्स गेट मल्टीपल्ड, इंक्रीज हो जाता है। तो जो नॉर्मली जो है लिम्फोसाइट्स जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यू में जाते हैं बाय एक्सट्रैक्टिंग देमसेल्फ थ्रू द ब्लड, और ये फॉर्म होते हैं, इट फॉर्म्स एंटीबॉडीज फॉर इम्यूनिंग द ह्यूमन बॉडी। तो ये जो है एंटीबॉडीज फॉर्म करते हैं फॉर इम्यूनिंग द एंटीबॉडीज। नेक्स्ट होता है मोनोसाइट्स। तो
तो मोनोसाइट जो है कंपेरेटिवली लार्जर होते हैं, लेकिन इनका जो न्यूक्लियाई है वो स्मॉलर होता है। जो नंबर ऑफ मोनोसाइट्स हैं वो बेसिकली 3 to 8% ऑफ द टोटल WBC होते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये जो है बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। तीसरा आपका होता है ब्लड प्लेटलेट्स। तो ब्लड प्लेटलेट्स, तो दिस इज द पार्ट ऑफ द एग्रेनुलोसाइट, जो हम पढ़ रहे थे ना, एग्रेनुलोसाइट, 2 टाइप्स ऑफ WBC, तो WBC का ही पार्ट है, थर्ड पार्ट है ये ब्लड प्लेटलेट्स। तो ये हो गया एग्रेनुलोसाइट्स का, ये 1 हो गया, 2 हो गया, थर्ड पार्ट है ब्लड प्लेटलेट्स। तो ब्लड प्लेटलेट्स को जो है हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। तो दे आर फाउंड इन द ब्लड ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जिनका डायमीटर 2 to 3 माइक्रोमीटर होता है, और एवरेज लाइफ स्पेन जो है 7 days होता है। तो these are composed of the cytoplasm of the larger nuclear cell of the bone marrow। तो ये बेसिकली साइटोप्लाज्म से बने होते हैं। तो जब ब्लड कैपरी, जो आपकी वेन्स होती है, उनको कट किया जाता है, देन द ब्लड प्लेटलेट्स कम एट द डैमेज वेन। तो डैमेज वेन से काम होता है, और बाय सिक्रेटिंग द स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल विच हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। तो एक डैमेज वेन से ये निकलता है, फिर एक्यूमुलेट होता है एक तरह का केमिकल जो काम करता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। अब पढ़ लेते हैं ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है। तो आपकी केमिकल रिएक्शन होती है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, जब आपका ब्लड कम आउट इन कांटेक्ट ऑफ द एयर, उसके बाद क्या होता है, आपका थ्रोम्बोसिटियस सब्सटेंस जो है डायरेक्टली रिएक्ट करता है प्रोटीन ऑफ द ब्लड से। थ्रोम्बोसिटियस जो सब्सटेंस है वो प्रोटीन ऑफ द ब्लड से रिएक्ट करेगा, और जो फिर ट्रांसफॉर्म करेगा इनटू द सब्सटेंस नेमली प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। तो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो है सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म करेगा। फिर जो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन है वो डायरेक्टली रिएक्ट करता है कैल्शियम आयन के साथ और फॉर्म करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो है रिएक्ट किया आपका कैल्शियम आयन के साथ, फिर उसके बाद बनाता है आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो ब्लड है वो आउट इन द कांटेक्ट ऑफ एयर, तो फिर उसके बाद जो आपका थ्रोम्बोस्टिन सब्सटेंस है प्रेजेंट इन द ब्लड स्प्लिट एंड स्पेशल सब्सटेंस रिलीज, जो प्रोटीन के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। तो प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बो जो है प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं। फिर जो है प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो है फिर रिएक्ट करता है कैल्शियम के साथ। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है, फिर वो बनाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर उसके बाद जो है ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, आपका प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ रिएक्ट किया, फिर उसने बनाया थ्रोम्बोप्लास्टिन। एक सेकंड रुकिए, हाँ शायद कुछ काम बन जाए। देखिए ओके, अच्छा प्रोथ्रोम्बो, हाँ भाई समझ में आ गया। प्रोथ्रोम्बो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपका क्या बनाएगा, डोंट शो दिस मैसेज अगेन, ठीक है। तो क्या बनाएगा, अरे भाई यही दिक्कत है इसमें। तो क्या बनाएगा, थ्रोम्बो, हाँ प्रोथ्रोम्बो कैल्शियम के साथ ये करेगा, थ्रोम्बो बनाएगा। फिर उसके बाद आपका थ्रोम्बो जो है वो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, फिर उसके बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिर उसके बाद कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा और एक एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा और एक एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा, उस एंजाइम का नाम है ट्रिप्टेज।
टिप्ट्रेज एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन। फिर थ्रोम्बिन जो है फिब्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा फाइब्रिन। फिर फाइब्रिन जो है ब्लड कॉर्पुलस के साथ रिएक्ट करके ब्लड की क्लॉटिंग करता है। तो फाइब्रिन जो है ब्लड कॉर्पुलस के साथ रिएक्ट करके ब्लड की क्लॉटिंग करता है। तो ये जो बेसिकली ये आपका पूरा ब्लड का हो गया। सबसे पहले क्या हो गया? प्रोटीन को थ्रोम्बो के साथ रिएक्ट करके प्रोथ्रोम्बो बनाता है। यहां भी ये देख लेते हैं, ये प्रोथ्रोम्बो है, ठीक है। तो प्रोटीन आपका रिएक्ट करके प्रोथ्रोम्बो बनाता है। मेन फंक्शन, अब ब्लड का मेन फंक्शन देख लेते हैं। ब्लड का मेन फंक्शन क्या होता है? तो ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स, सब्सटेंस, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस और हार्मोन। ये बेसिकली ब्रिंग करता है एब्जॉर्ब्ड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, absorb atmospheric oxygen by the help of the hemoglobin to various tissues और bring back release CO2 to the lungs। ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी फ्रॉम द डिसीज बाय फेगोसाइलोसिंग वायरस बैक्टीरिया थ्रू द WBC। ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है एंड वाउंड फिलिंग में हेल्प करता है। ये मेंटेन करता है मॉडरेट टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द बॉडी। तो इन सारी चीज़ों में जो है आपका ब्लड हेल्प करता है। तो अभी हमने समझा ब्लड क्लॉटिंग का आपका सारा फंक्शन देख लिया, आपको समझ में आएगा। तो नॉर्मली जो है इन द ब्लड एंटी क्लॉटिंग और एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस एग्जिस्ट विच इज कॉल्ड हेपेरिन। तो एंटी क्लॉगिंग और एंटी सब्सटेंस जो होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हेपेरिन। ठीक है, याद रहेगा, हेपेरिन। हेपेरिन बोलते हैं। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके अप्रोक्सीमेटली हमने आपके 480 490 पेजेस जो हैं लूसेंट के हमने ख़त्म कर दिए हैं। 50-60 पेज बचे हैं, ये भी हम जल्दी ही ख़त्म कर लेंगे। जल्दी मतलब जल्दी ही कर लेंगे, डिले नहीं होगा। फरवरी एंड तक जो है आपका पूरा लूसेंट ख़त्म कर लेंगे। आई एम सीरियस दिस टाइम। चलिए ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वेट ऑफ आवर बॉडी इज मोस्टली मेड ऑफ। तो अब हमारी बॉडी का जो वेट है वो मोस्टली किससे बना होता है? तो इसका आंसर है आंसर डी, फ्रॉम वाटर। तो जो अमाउंट ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी क्या रेंज करता है? 50 to 75%। एडल्ट के अंदर ये वाटर होता है 50 to 65% वाटर। इन्फेंट के अंदर जो है ज्यादा वाटर रहता है, 75 to 78% ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है ह्यूमन बॉडी में कौन सा मिलता है? इट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा अबंडेंट मिलता है। तो बेसिकली तो जो ह्यूमन बॉडी है 99% ऑफ द मास ओवर द ह्यूमन बॉडी, उसमें 6 आपके एलिमेंट्स मिलते हैं। मैं इसको दूसरा पेन यूज करती हूँ, गिव मी अ सेकेंड। सिक्स एलिमेंट्स मिलते हैं। पहला ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा नाइट्रोजन, पांचवा कैल्शियम एंड छठा फॉस्फोरस। तो ये 6 एलिमेंट जो हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलते हैं। तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी इट इज ऑक्सीजन। तो वाटर जो है अप्रोक्सीमेटली हमने बताया था कि एडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर जो वाटर कितना प्रेजेंट होता है? 50 से 65%।
तो ये वाटर होता है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो इसके अंदर जो है इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है, उसके सेकंड नंबर पे कैल्शियम होता है। तो इसकी परसेंटेज भी देख लेते हैं हम। ऑक्सीजन कितना होता है 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.4% एंड फोस्फोरस 1.1%। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, दूसरे नंबर पे आपका कार्बन होता है। तो मैक्सिमम ऑक्सीजन तो है नहीं इस पे, तो इसका सॉरी मैक्सिमम अमाउंट एलिमेंट, तो यहाँ होगा, इसमें क्या है, आयरन नहीं है, सोडियम नहीं है, फोस्फोरस जो है सबसे कम है, फिर कैल्शियम। तो ये दिस इज कैल्शियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है स्मॉलेस्ट बोन कितनी होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि जो बोन्स हैं अडल्ट ह्यूमन में कितनी बोन्स होती हैं। तो अडल्ट ह्यूमन में कितनी बोन्स होती हैं 206 206 जो है बोन होती है अडल्ट में। तो स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो ये होती है स्टेप्स। तो स्टेप्स इसका आंसर हो गया स्टेप्स। तो स्टेप्स इसका आंसर हो गया। तो स्टेप जो है वो लाइटेस्ट स्ट्रिप शेप बोन होती है, स्मॉलेस्ट जो ह्यूमन बॉडी की होती है, इन द मिडल ऑफ द ईयर। तो ये कहाँ मिलता है ईयर के अंदर। तो ईयर के मिलता है। जो फेमुर होती है वो लार्जेस्ट बोन होती है इन द बॉडी, और ये अपर लेग में मिलती है, कनेक्टेड द नी एंड द फिट इन द हिप सॉकेट। तो नी और हिप सॉकेट में मिलती है, तो अपर लेग में होती है, एक तरह से थाइज में उसको बोल सकते हो कि थाइज में होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज फाउंड मैक्सिमम इन द ह्यूमन बोल। ये क्वेश्चन अभी हमने करा था। तो बेसिकली इसका आंसर है आंसर सी, कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट इज द प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ द केमिकल फाउंड इन बोवाइन मिल्क एंड ब्लड। 70% ऑफ द बोन जो है कंसिस्ट ऑफ 70% जो बोन है वो कंसिस्ट ऑफ द हाइड्रो एक्सोपेटाइट। 70% जो है किससे कंसिस्ट होता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये एक तरह का कैल्शियम फॉस्फेट मिनरल है जिसको बोलते हैं बोन मिनरल। तो इसको कैल्शियम फॉस्फेट को क्या बोलते हैं, बोन मिनरल। इन ह्यूमन बॉडी लेग बोन इज, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लेग बोन है वो सॉलिड होती है। तो लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी इज द थाई बोन, जिसको हम फेमुर बोलते हैं। तो ये फेमुर होती है। तो ये जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लेग बोन होती है वो सॉलिड होती है। व्हाट इज एरिथ्रोप्लास्टी इन द सर्जरी। तो एरिथ्रोप्लास्टी क्या होता है सर्जरी में, तो एरिथ्रोप्लास्टी इज द हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी, एरिथ्रोप्लास्टी इज द हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, जो इट इन्वॉल्व द रिप्लेसिंग द कॉम्पोनेंट ऑफ द हिप जॉइंट विद द सिंथेटिक इम्प्लांट। तो इन टोटल हिप रिप्लेसमेंट जो क्या होता है कि आपकी थाई बोन जो है फेमुर और जो सॉकेट है वो रिप्लेस होते हैं इम्प्लांट से। A healthy human body excrete the following liter of urine in 24 hours। तो healthy human body कितना करता है, तो it is 1.5 लीटर। तो 1.5 लीटर ऑफ द यूरिन। तो जो 91 से 96% ऑफ द यूरिन विच इज कंसिस्ट ऑफ द वाटर। तो 91% है 96 यूरिन कंसिस्ट ऑफ द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बोन आर हेल्ड टुगेदर बाय इलास्टिक टिश्यू। तो मैंने आपको बताया था ना कि टेंडन का क्या था एमबीटी, मसल से बोन, और लिगामेंट्स क्या क्या था बीबीएल। तो बोन टू बोन इज लिगामेंट्स।
बना लेना अपने हिसाब से कुछ भी, इस हिसाब से था। तो लिगामेंट्स का काम क्या होता है? बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द लिगामेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बोन एंड द टीथ? तो इसका आंसर है आंसर डी, कैल्शियम फॉस्फेट एंड फॉस्फोरस। तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बोन एंड द टीथ। तो इसका आंसर डी हो गया। प्लेक फॉर्म्ड ऑन द टीथ आर मेड अप ऑफ, तो जो प्लेक एक का स्लाइम, जो एक पेल येलो स्लाइम लेयर जो है फॉर्म्ड हो जाती है टीथ में, वो किसकी वजह से होती है? जब आपके फूड पार्टिकल्स, स्लाइवा और माउथ एसिड और बैक्टीरिया मिलके जो है प्लेक बनाते हैं, इसलिए बोलते हैं रात को ब्रश करके सोना चाहिए, क्योंकि आपके फूड पार्टिकल्स मुंह में लगे रहते हैं, फिर आप स्लाइवा उसमें आपके कांटेक्ट में आता है, माउथ एसिड, बैक्टीरिया जनरेट होते हैं, फिर प्लेक बन जाता है। फिर आप जाते रहते हो दांतों की सफाई कराने कि चलो इंटरव्यू आ गया, पहले दांत साफ करवाने जाते हैं। तो इंटरव्यू से पहले दांत साफ करवाने ना पड़े, इससे अच्छा है रात को ब्रश करके सोया करो। Which of the following nutritional element is not essential for the formation and strengthening of the bone and the teeth? तो इसमें से भाई कौन सा जरूरी नहीं है for the formation of the bone and the teeth? तो इसका आंसर है नॉट। तो आंसर यहां देखना, नॉट पूछा है, नॉट कौन सा जरूरी नहीं है, नॉट ही छुप गया हमारा। तो नॉट, तो नॉट कौन सा जरूरी नहीं है? तो इसमें क्या है? कैल्शियम जरूरी है, फॉस्फोरस बहुत जरूरी है, फ्लोरीन उससे भी ज्यादा जरूरी है, आयोडीन की जरूरत नहीं है। तो ये आयोडीन जो है वो फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ द बोन में काम नहीं आता है। कैल्शियम, फॉस्फोरस, फ्लोरीन जो है वो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं जो फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ द बोन एंड टीथ में काम आते हैं। अगर इन न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाए तो ये टीथ एंड बोन डिसीज कर देते हैं। आयोडीन जो है वो बेसिकली आपका किस लिए काम आता है? सबको पता होगा, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, इसमें काम आता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी? तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट क्या है? तो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो क्या है? आंसर बी, दिस इज एनिमल। तो टूथ एनिमल। तो बोलते हैं ना कि 32 ही तोड़ दूंगा, इतना भी आसान नहीं है 32 ही तोड़ना। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, बहुत पावर चाहिए। तो इट मेक्स आवर टीथ वाइट एंड इट कंसिस्ट ऑफ द प्रोटेक्ट द क्राउन एंड, और ये बेसिकली टूथ डिके जो होता है वो बेसिकली डिस्ट्रक्शन ऑफ द टूथ एनिमल होता है। द टूथ डिके होता है तो ये एनिमल जो है, जो वाइट लेयर है, ये डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। और ये किससे बना होता है? ये बना होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल, जिसको बोलते हैं कैल्शियम फोस्फेट। The strongest muscle in the human body is found in, तो it is found in आंसर ए, jaws। तो आपका जो ये जॉ होता है, तो ये जॉ में जो है स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है। तो जब ऑल द मसल्स ऑफ द जॉ जब वर्क करते हैं, इट कैन क्लोज द टीथ विद अ फोर्स एज ग्रेट एज 55 पाउंड, मतलब 25 किलोग्राम ऑन द इंसीजर, और 200 पाउंड मतलब 90 किलोग्राम ऑन द मोलर। जब सारे मसल्स आपके काम कर रहे होंगे तो कितना कितना पावरफुल है जॉ। तो सारे मसल जो काम कर रहे होंगे तो ये इसलिए यूज होता है। ब्लड इज अ, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, अभी हमने पढ़ा था। द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन द नॉर्मल एडल्ट इज, तो ये 5 to 6 लीटर होती है नॉर्मल एडल्ट के अंदर, 5 to 6 लीटर। द फंक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन इन द बॉडी इज, तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है बॉडी में? तो इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हीमोग्लोबिन काम आता है।
तो ये हमारा जो सेशन है वो ख़त्म हो गया है और ऑलमोस्ट 500 पेजेस हमने पढ़ लिए। 500 पेजेस इज 18 सेशंस, नॉट बैड। तो इसको आप करिए, क्वेश्चंस भी करे हैं हमने। और ये जो है बैच है प्रीलिम्स का 6 फेब से स्टार्ट हुआ है एंड ये सारी डिटेल्स हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये 93 क्वेश्चंस प्रेडिक्ट हुए थे, तो हम इसको जल्दी ख़त्म कर लेंगे। 60-70 पेजेस बचे हैं लूसेंट के, जल्दी फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो हाँ, इसको चलिए फिर, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।